हेलो स्टूडेंट, मैं श्री राम एकेडमी से हिंदी टीचर। तो आज हम देखेंगे संस्कृति स्वरूप पार्ट 3। ठीक है, तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको लेखक का परिचय, केंद्रीय भाव, फिर सेकंड में मैंने लेसन्स की रीडिंग करवाई। अब हम क्या करेंगे, रीडिंग ही करवाएंगे, जो कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पर थे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना है कि पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति उपजाऊ होती है। ठीक है, जब पूर्व और वेतन, पहले और आपका नया का, है ना, तो जब मेल होता है तो क्या है, कुछ अच्छा बनता है, वह उच्च संस्कृति की उपजाऊ बनती है। जैसे जब दो बीज को, है ना, दो कलम को एक में कनेक्ट किया, जोड़ दिया जाता है तो बहुत अच्छा कलम तैयार होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे पूर्व और नूतन दोनों को जब कर देते उच्च संस्कृति उपजाऊ भूमि की तरह बन जाता है। ठीक है ना, ऋग्वेद से पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है कि कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इस कारण अच्छा नहीं माना जाता और जो नया है उसका भी इसलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कस कर किसी एक को अपनाते हैं और जो मूढ़ होता है उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरों के भुलावे में आ जाते हैं। ठीक है, उनके पास बुद्धि कम होती है इसलिए वो दूसरे की बातों में जल्दी ही आ जाते हैं। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री शुद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे कि जो पुरातन काल का था वह मर चुका है, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह शायद पुरातन की तरह मृत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम किसी पुरानी चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं तो शायद क्या करेंगे, हम भी मृत हो जाएंगे, है ना, अपना अपना विकास हम रोक देंगे। ठीक है ना, तो पुराने समय में जो विचार थे वो उनके प्रकार थे, वो तो अनेक प्रकार थे। और कौन ऐसा है जो भली प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधर जाने देगा? यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह कभी भी बिना विचार किए अपने मन को उधर जाने देगा, अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। ठीक है ना, जो यह सोचता है कि पहले आचार और धर्म गुरु जो कह गए हैं वह सच्चा है, जो सोचता है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, है ना, जो प्रवचन में कह गए वह सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि विचार शक्ति टुटपुजिया है, यानी कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ भी विचार नहीं कर सकता हूँ। जब वो खुद ऐसा सोच लेता है तो अपना हनन खुद ही कर लेता है। तो ऐसा वाक्य प्रमाण ढंग सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग ही अपनाता है। समझ में? मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। ठीक है ना, मनुष्य का जो चरित्र है स्वयं मनुष्य निश्चित करता है। जैसे वर्ण विभाजन है तो पहले से ही निश्चित नहीं था कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन वैश्य होगा, कौन क्षत्रिय होगा, ये सब यहीं पे आने के बाद निश्चित हुआ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो चरित्र है ना, वो भी यहीं आने के बाद ही निश्चित हुआ है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी भी उन चरित्रों को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए थे। यदि कोई बुद्धि आलसी विचारों का दरिद्री बनकर हाथ की पतवार लेता है तो वह कभी भी उन चरित्रों को पार नहीं कर पाता है ना, जो अथाह है और जिनका अंत नहीं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी तो हो सकता है ना। दोनों में से किसकी बात कही जाए, इसलिए दुराग्रह को छोड़कर क्या करते हैं, दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। ठीक है ना,
गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए जो स्वर हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण युग कहा गया था। गुप्त काल जो था, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्वर्ण युग कहा गया था, ठीक है ना। उसके गूंजते हुए जो स्वर हैं, सुनिए क्या क्या है। प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अवर्षणीय जीवन में भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। इस नवीन राष्ट्र निर्माण में हमें ऐसे ही दृष्टिकोण अपनाना या ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ में मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके, उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया, ठीक है ना। ऐसा हुआ करता था ना कि जिस किले को, जिस राज्य को कोई राजा नहीं जीत पाता था, है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो फिर उसका पुत्र, कुषाण में ऐसे देखने को मिलता है कि फिर क्या कहते हैं, उनका पुत्र कहते हैं क्या करता है, उस राज्य को जीतता है और अपने पिता का सपना है पूरा किया करते थे, ठीक है ना। और जो सिद्धि ऋषि नहीं प्राप्त कर पाते थे तो वो फिर उनके पुत्र सिद्धि को प्राप्त किया करते थे और अपने पिता का बचा हुआ काम पूरा किया करते थे। ऐसा कुषाण युग में होता था, ठीक है। नए और पुराने के संघर्षों में इस प्रकार का सुलझा हुआ और सहसापूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। यानी कि हमें नई चीज़ें भी लेनी चाहिए और पुराने दृष्टिकोण भी लेने चाहिए। हमें बहुत सारे ज्ञान क्या हैं, हमारे रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, दोहों में सब चीज़ उल्लेखित है, तो कहीं न कहीं बहुत आवश्यक है हमारी ग्रंथ और हमारी पुराने इतिहासकार की चीज़ें, उनके कथनांक, उनके दृष्टिकोण, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकरा कर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े है ना, यानी कि जो हमारी पहले की बातें हैं तो वो खटखटे की तरह टकराती हैं, हमसे आती हैं और क्या करती हैं, फिर लौट जाती हैं, है ना, गाड़ियों को तोड़ता रहता है। भारतवर्ष में जैसे देश के लिए यह और भी आवश्यक है कि भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंस कर उसी को संस्कृति अंग ना मानने लगे, है ना। यानी कि भूतकाल में ऐसा भी था कि जड़ पूजा, यानी कि मूर्खों की तरह अंधविश्वास करते थे और कहते हैं ये झाड़ फूंक में विश्वास करते थे और यानी कि कोई बीमारी हो जाए तो उसको उपचार न कराकर क्या करते थे, झाड़ फूंक और पूजा उजा में ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना, और बीमारियों पर ध्यान नहीं देते थे, किस इन्फेक्शन की वजह से हैं। तो ऐसा भी मानकर हम ना बैठे, नहीं संस्कृति का अंग ना माने ये, ठीक है ना। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर, यानी ये रूढ़िवादिता थी, क्या थी, भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करें, अर्थ को, जो सत्य है उसको ग्रहण करें, है ना, यानी सार ले लें और जो निरर्थक है उसको छोड़ दें। ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ने चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तो वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाती, ठीक है ना। हमें उलझन में नहीं फंसना है, हमें क्या करना है, नए और पुराने, अच्छे और बुरे के डिफरेंस को समझकर जो सार है उसको, उस सार तत्व को अपनाकर जीवन को, संस्कृति का निर्माण करना है। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। जो भूतकाल है वो खाद बनता है, जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं गेहूँ जब उगाते हैं, तो उसी तरह से कह रहा है कि खाद बनकर विशेष उपयोगी बनते हैं, यानी कि उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उसे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है, खाई बन जाती है। नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है जो नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है और समाज में
दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती हैं। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और समाज के दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती हैं। हमें भूतकालीन साहित्य में आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। अपनी कला में से अध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल, समवाय और संप्रीति के जीवन मंत्र को शिक्षा देता है, जो विश्व के भावी संबंधों को एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जाता है। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उनका सार ग्रहण करना होगा। यानी जो उच्च धार्मिक सिद्धांत है हमको उनको लेना है, यानी कि सार तत्व लेने हैं, निरर्थक छोड़ देने हैं, है ना। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। रूढ़ियाँ रुचि भेद से भिन्न होती हैं। जो रूढ़ियाँ होती हैं रुचि और भेद से भिन्न होती है। रूढ़ियाँ यानी कि जो पुरानी अंधविश्वासी बातें हैं, है ना, जो पसंद, रुचि मीन्स पसंद से भिन्न होती हैं, ठीक है ना, भिन्न होती हैं, होती रहेंगी। धर्म का माथा हुआ सार है, धर्म मथा हुआ सार है। जो धर्म है ना, यानी कि हमारा धर्म क्या कहता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमारा धर्म कहता है हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो जब ये धर्म हमारा कहता है ना, वो क्या है, मथा हुआ सार है, यानी मंथन किया हुआ अमृत है। समझ में, प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना, जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म सच्चा आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। ठीक है, आए समझ में। तो यह कहा गया है कि क्या है, जो संस्कृति है वो क्या है, सार रूप है, ठीक है ना, धर्म का सार रूप है, ठीक है ना। तो हम क्या शिक्षा लेते हैं इस पाठ से, हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो संस्कृति का स्वरूप है, हमारा कल्चर जो है, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए, सच पर आधारित हो, ईमानदारी पर आधारित हो, है ना, हमारे धर्म को लेकर चले जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट निश्चित हो, ठीक है ना, जिससे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो, तो हमारा देश क्या हो, विकसित हो, विकासशील ना बना रहे। ठीक है, अब देखिए आगे शब्दार्थ। तो इस पाठ में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, है ना, कठिन शब्द, तो उन्हीं का शब्दार्थ दिया गया। प्रवृत्ति मीन्स मन का किसी विषय की ओर झुकाव, है ना। भावी मीन्स होता है भविष्य का, जो अगला भावी नहीं कि भावी पुरुष हो, जैसे आप अभी हो तो क्या हो, हमारे भावी पुरुष हो, कल जाके क्या हो जाएंगे, हमारा भविष्य बनाएंगे आप। आगामी यानी आने वाला। सहस्त्रों मीन्स हजारों, नानात्व मीन्स विविधता, चैरावृत्ति मीन्स चलते रहो। पुरातन मीन्स पुराना या प्राचीन होता है। आत्महनन मीन्स स्वयं को मारना। समन्वय मीन्स मेल जोल सहयोग। नियामक मीन्स नियम निर्धारित करने वाला। मूर्तिमान मीन्स साकार। भुवन मीन्स संसार, ये संवर्धन मीन्स वृद्धि। और गुरुतर मीन्स होता है बड़ा या बड़प्पन होता है। टुटपुजिया मीन्स हल्का या निम्न स्तर की सोच वाला। अवर्चनीय मीन्स नवीन, है ना, नवीन अवर्चनीय था ना, तो नवीन संस्कार का उदय करे, ऐसा था अवर्चनीय मीन्स नवीन होता है, नया, नवीन या नया। असमवाय मीन्स होता है समूह या झुंड। और संप्रीति में होता है मैत्री भाव या मेल मिलाप। ठीक है, तो अब मैंने आपको थ्री पार्ट्स में ये लेक्शन संस्कृति का स्वरूप एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार लेसन को फिर रीड करेंगे, ठीक है ना, वीडियो देखिए, रीड करिए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं कुछ खुद अपने से भी करिए, ठीक है ना, जिससे क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम क्या पढ़ चुके हैं, हमसे क्या बनता है। ठीक है, तो बाकी हम क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, प्रश्न के जो उत्तर हैं, वो हम आपको PDF में भेज देंगे। लेकिन आप पहले कोशिश करिए कि हमसे संस्कृति से लेखक क्या क्या आशा
है ना। तो इसका उत्तर हम जब पाठ पढ़ चुके हैं तो हम इसका उत्तर दे सके, है ना। संस्कृति से लेखक का क्या आशय है, संस्कृति से लेखक का आशय है कि जो हम अपनी परंपराओं, है ना, अपनी परंपराओं को, अपने विचारों को क्या करें, खुद से, है ना, नूतन और पूर्व से लेकर क्या करें, खुद क्रिएट करके, है ना, नए और प्राचीन में दोनों से डिफरेंस पैदा करके खुद एक संस्कृति बनाए। और जो हमारी संस्कृति है क्या है, वो राजनीति से बिल्कुल अलग है ना। तो संस्कृति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम क्या करें, अपना साकार स्वरूप दें। व्यक्ति को जीवन में कब ढलने लगता है, व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है, व्यक्ति का जीवन जब ढलने लगता है, मैंने बताया था कि जब वह क्या कर दे, विचार यानी कि अच्छे और बुरे में विचार करना बंद कर देता है और अपनी सोच को शिथिल कर लेता है, तब वो ढलने लगता है। हमें दूराग्रह क्यों छोड़ना चाहिए, हमारे दूराग्रह इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। भूतकालीन साहित्य में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, भूतकालीन साहित्य समय क्या, जैसे मैं बताता हूँ गुप्त काल में क्या है, कुषाण युग में क्या हुआ है, ठीक है ना। तो हमें प्राचीन के इतिहास में क्या ग्रहण करना चाहिए, अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहिए, है ना। ऐसा धर्म का क्या मथा हुआ सार है, धर्म का मथा हुआ सार है कि हम क्या करें, इतिहास से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लेके चलें और बाकी मूर्ति पूजा वगैरह जो है अंधविश्वास रूढ़िवादी तो उसको छोड़ दें, है ना। तो सार लेके चले और निरर्थक बाकी छोड़ दें। तो यही है धर्म का मथा हुआ सार क्या है ना। तुमको एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। मैं अभी तब एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपका ये 2 लेसन्स पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका PDF हम आपको सेंड कर देंगे, देखें और पढ़ें। ओके, थैंक यू।